करो चलो। यस सर। है ना। तो लास्ट में डाइलेक्ट्रिक वाले हुआ था, लास्ट लेक्चर जो था डाइलेक्ट्रिक्स के, थोड़ा सा उसी को और कंटिन्यू कर ले यार। अभी है ना 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तो उसी डाइलेक्ट्रिक वाले सीरीज को ही अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे एंड देन उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। ये देखो कुछ ऐसा था, और ऐसा ही एक क्वेश्चन ये मेंस का बता रहा हूँ, और ऐसा ही एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी था। मेंस में तो ये था, और ये एचसीवी में भी है, मतलब कई जगहों पर मिल जाएगा तुम्हें कि ये दो प्लेट्स है और इनके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इनके इनसाइड पर जो डाई इलेक्ट्रिक है वो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक दिया गया। मतलब ये प्लेट अगर x इक्वल टू 0 पर लेते हो और ये वाली प्लेट x इक्वल टू d पर लेते हो, और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है वो x के साथ एक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है, लाइक कुछ ऐसा k नॉट प्लस समथिंग लाइक अल्फा बाय d मल्टीप्लाइड बाय x, इस तरीके से फंक्शन है ये डाइलेक्ट्रिक का, यहाँ से यहाँ तक में वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। कैसे निकालेंगे यार इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू? और लास्ट क्लास से ये कैसे लिंक है, तो लास्ट क्लास में ये वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास अगर आप रिकॉल कर पाओ तो कुछ ऐसा रिजल्ट था कि दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम K1 और K2 इस तरीके से फिल करें और एक डिस्टेंस से D1 हो और एक डिस्टेंस से D2 हो, तो इसकी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कैपेसिटेंस निकाली थी, तो ये आई थी A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D1 बाय K1 और प्लस D2 बाय K2। एक बार नोट्स के साथ इसको चेक कर लेना, एक बार लास्ट क्लास की नोट्स में वेरीफाई कर लो आप। था ये रिजल्ट लास्ट वाली क्लास में? यस सर। यस सर। अब समझ, अब इसको इसके यहाँ पर लगा सकते हो क्या? देखो इस रिजल्ट को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये भी वेरिएबल के ही है, K1 K2 वेरिएबल ही तो हुआ, और ये भी आपका वेरिएबल के है, बट ये कंटिन्यूअस वेरिएशन में है और ये एक इंटरफेस है खाली इसमें, मतलब इतना पोर्शन K1 एंड देन K2। वेरिएबल तो ये भी है और ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इतना ही डिफरेंस है। कंसेप्ट आपका यही वाला लगना है इसमें भी, और ऐसा ही जेईई एडवांस में था, उसमें भी यही वाला कंसेप्ट लगना था। मतलब ये कंसेप्ट हुआ एक तरीके से, आप ये कह सकते हो कि ये आपका कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई तरीके के मिलेंगे तुम्हें डिफरेंट वे में। तो इसको क्या कर सकते हो ना, जो ये अगर फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो हम इस कैपेसिटर को कई सारे स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमको डाइलेक्ट्रिक दिया गया है उसको कई सारी पतली पतली स्लाइसेस में डिवाइड कर लो आप, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइसेस, और सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे। ये बात कन्विंस हो रही है आपको, समझ में आ रही है कि डाइलेक्ट्रिक को पतले पतले स्लाइस में डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। यस सर। उसमें से एक स्लाइस हम चूज कर लेते हैं जिसकी विड्थ dx होगी, एक स्लाइस है जिसकी विड्थ dx मान लेते हैं, और वो लेफ्ट वाली प्लेट से x डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो इस वाली स्लाइस के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा dx के अंदर, इसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो फंक्शन दिया जाएगा वो होगा, यानी कि k नॉट प्लस अल्फा बाई d मल्टीप्लाइड बाई x, ये फंक्शन हो गया। तो एक तरीके से ये हर एक स्लाइस डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बनेगी। तो क्या ये अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सिमिलर नहीं है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर दो स्लाइसेस हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइसेस ज्यादा है, बाकी तो सिमिलरिटी है पैटर्न में। ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लाइस लगाई गई हैं, इसमें आप कई सारे डाइलेक्ट्रिक स्लाइस यूज कर रहे हो। तो इसी सिस्टम को अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट करें तो कैपेसिटेंस को हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट करेंगे A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ D1 बाई K1 है प्लस D2 बाई K2 है, तो वैसे यहाँ पर आप ये लिखोगे dx1 अपॉन K1 प्लस dx2 अपॉन K2 प्लस dx3 अपॉन K3 dx4 अपॉन K4। मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या बन जाएगा आपका,
इंटीग्रेशन में जो चीज समेशन में चल रही है वो इंटीग्रेशन हो जाएगी, और dx डिवाइडेड बाय ये जो फंक्शन दिया गया है। ये बात समझ में आई क्या लिखा है? ये स्टेप समझ में आया? इसके थ्रू ये वाला स्टेप कैसे लिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर। है ना भाई? अल्टीमेटली अगर हम इसको देखें, ठीक है बच्चे, तो ये समेशन के ही फॉर्म में है, समेशन ऑफ डी आई एथ डिवाइडेड बाई के आई एथ। तो समेशन की जगह आप इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो, डी आई एथ की जगह कोई डी एक्स डिस्टेंस यूज कर लिया, और के आई एथ की जगह पर आई भी तो एक जनरल टर्म होता है ना, तो के आई एथ की जगह हमने के का जनरलाइज फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पर, और इसकी लिमिट 0 से लेकर के डी तक सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है बच्चे, बोलो। ओके करते जाओ, कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो। यस सर। ठीक है, जे एडवांस में जो था उसमें मतलब इसके ऊपर ना कई बार आए, हर बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, तुमको ये डाइलेक्ट्रिक वाले कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस निकालने के क्वेश्चन कई बार आए हैं, कई बार, और दोनों ही एग्जाम्स में आए हैं। जे एडवांस में भी यही था, उसमें ये था कि यहाँ पर स्लाइसेस थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया था अपना, उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स और उसमें मैथ ऐड कर दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स लगाए थे, उन्होंने कई सारे पतले पतले डाइलेक्ट्रिक यूज किए थे, बट उन्होंने फंक्शन ना दे करके ये कहा था कि पहला डाइलेक्ट्रिक मेरा के नॉट है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक के नॉट माइनस डेल्टा के है, तीसरा वाला के नॉट माइनस 2 डेल्टा के है, तीसरा वाला के नॉट माइनस 3 डेल्टा के है। एक सीरीज बनाई थी उन्होंने, और ऐसे एन डाइलेक्ट्रिक थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, और ये सब डी डी डिस्टेंस थी, जितनी भी डिस्टेंसेस थी ये सब डी थी। कर लोगे इसको प्रोसीड इसी तरीके से? बताओ ये इसको। Yes, sir. ये Yes, लॉजिक, sir. ये एडवांस का है, ये मेंस का है, बट देखो आपको इस पर फोकस करना है कि ये मेन कंसेप्ट है, इसको पूछने के तरीके बदल सकते हैं। इसमें जो जेई में क्वेश्चन था एडवांस में, उसमें एक मैथ की प्रोग्रेशन एंड सीरीज भी बन रही थी, और ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हो रहा था। एक इसको नोट कर लिया है? यस। ठीक है, अब देखो एक और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। दूसरा टॉपिक हमारा जो डिस्कस हुआ था वो ये था, वो भी लास्ट क्लास का ही पार्ट है, उसको याद दिलाएं आपको। तो कुछ ऐसा डिस्कशन किया था हमने कि दोनों प्लेट्स के बीच में हमने ऊपर नीचे डाइलेक्ट्रिक पुट किए थे, यहाँ पर K1 रखा था और यहाँ पर K2 रखा था। ये वाला एरिया हम लोगों ने शायद A1 सब्स्टिट्यूट किया था और ये वाला एरिया A2 रखा था, और डिस्टेंस इनके बीच में D थी। एक बार आप नोट्स को देखो और ये चेक करके बताओ कि इसमें कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू बनी थी, इसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी। और एक ऑल्टरनेटिव वो भी होता है ना कि आप दो C1 और C2 को पैरेलल में मान सकते हैं, ये भी तरीका था। एक C1 कैपेसिटेंस और एक C2 कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड करके भी निकाल सकते हो कैपेसिटेंस। बट रिजल्ट जो बना था वो क्या बना था अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा था यार, K1 A1 प्लस K2 A2 एंड दिस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D। क्रॉस चेक करके देखो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो मेरा आपको सजेशन ये है कि ये दो फंडामेंटल्स को आपको याद रखना है, मतलब ये कंसेप्ट है। इसके बाद जो कुछ कर रहे हो वो इनकी एप्लीकेशन है, मतलब ये रिजल्ट भी अपने आप में एक कंसेप्ट हुआ जो कि याद करना बड़ा आसान है। दो पैरेलल कैपेसिटर्स को ऐड किया गया है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन डिफरेंट, लेकिन इसमें एक और बात आपको याद दिलाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में भी हमने एक पॉइंट कहा था, और वो ये कहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और इस वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, किसी को याद है इसमें E1 और E2 में जो रिलेशन था, मतलब ये अनइक्वल थे या इक्वल थे? इक्वल।
इक्वल थे सर। और इक्वल कितने थे? इक्वल तो थे, और कितने थे? V by D। हाँ, मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V लिखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V हो, तो दैट V डिवाइडेड बाय D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब तो ये मेरा कंसेप्ट हुआ, मैं बार बार इसको कंसेप्ट कह रहा हूँ, मतलब इसको रेगुलरली आपको रिवाइज करना होगा। अब आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हो, सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में। हाफ मतलब कुछ पोर्शन यहाँ पर एयर है और बाकी का पोर्शन डाइइलेक्ट्रिक है। ये तुमको HCV वगैरह में बहुत मिलेंगे, HCV रिडो में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको। ये कुछ पोर्शन हमारा एयर है, कुछ पोर्शन डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है। कितना होगा कैपेसिटेंस इसकी बताओ। और ये प्लेट रेक्टेंगल के फॉर्म में है जिनकी ब्रेड्थ B है, टोटल लेंथ प्लेट्स की L है, जिसमें डाइइलेक्ट्रिक का लेंथ हमारा X है। ये लेंथ X है, जबकि टोटल लेंथ आपको L दी जा रही है, और सेपरेशन D। लगाओ इस कंसेप्ट को, ये यहाँ भी लगेगा। बेसिकली दो मीडियम ही तो हुए, एयर भी एक मीडियम है और ये भी एक मीडियम है। एयर एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1 है, तो यही कंसेप्ट यहाँ भी यूज होगा। पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक्स हुए ये। क्या लिख देंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू? देखिए K1, तो ये मेरा K1 हो गया जिसकी वैल्यू 1 है। K1 दैट मींस 1 into A1। कितना एरिया एयर के कांटेक्ट में हुआ? अगर टोटल लेंथ प्लेट की L दी गई है, उसमें से X लेंथ हम डाइइलेक्ट्रिक से फिल कर रहे हैं, रिमेनिंग लेंथ एयर के कांटेक्ट में है और ब्रेड्थ इसकी B है। एरिया ऑफ द एयर L minus X multiplied by B। K1 A1 plus K2 A2, कैपिटल K मल्टीप्लाइड बाय इसके कांटेक्ट वाला एरिया, और इसके कांटेक्ट में X लेंथ होगी और B इसकी ब्रेड्थ होगी अगर, तो B into X एंड डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। बस इतना ही कैपेसिटेंस हो गया इसका। सर जी सर जो इसका पिछला वाला सवाल था उसमें अगर हम लोग ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला मान के करते तो फिर इंटीग्रेटिंग वाला जो टर्म है वो कैसे बना पाते हैं? अच्छा, उसको मतलब कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन से करेंगे? यस सर। ओके, बता रहा हूँ। अरे इसको कंप्लीट कर ले फिर आ रहे हैं। यस सर। अब इसमें देखो, कैपेसिटेंस अब निकाल सकते हैं, मतलब इस फंडामेंटल रिजल्ट का यूज करके हमने कैपेसिटेंस निकाल ली। सपोज दैट आपको इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी गई है, तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस इज V। और मुझे कुछ भी पूछने को, मतलब वो कई सारी चीजें पूछने के लिए हैं, तो मान लो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, या प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, है ना, कई सारी चीजें पूछ सकते हो। मतलब इसमें से कई सारे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कैपेसिटेंस को फाइंड करने का, वो मिल गया मुझे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए। तो पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी आसान है, यही वाला कंसेप्ट V by D। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले स्पेस में भी होगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक वाले स्पेस में भी होगी, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तीसरा, अगर वो कहते हैं कि चार्जेस बताइए, पूरे प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, जिसको चार्ज ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हो आप। चार्ज ऑफ कैपेसिटर या चार्ज ऑन द प्लेट, दोनों का मतलब एक ही है। कितना होगा ये? चार्ज ऑन द कैपेसिटर कह लीजिए या चार्ज ऑफ प्लेट कह लो, मतलब एक ही है। तो ये भी निकाल सकते हैं ना। इसके लिए क्या करेंगे, पहले कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे और कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस C into V, इतना चार्ज आ गया। समझ पा रहे हैं इसको यार? सर। ठीक है, समझ आ रहा है कि स्टेप? यस सर। यस सर। नाउ ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? वो ये पूछ सकते हैं
कि जितना एरिया एयर के कांटेक्ट में है वहां पर चार्ज की क्या डेंसिटी है, और जितना एरिया डाइइलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में है वहां पर चार्ज की क्या डेंसिटी है। मतलब ये जो चार्ज हमने कैलकुलेट किया है ये इस पूरे प्लेट का चार्ज है, लेकिन ये पूरे प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट को थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में देखना चाहें, 3 डायमेंशनल व्यू में, तो थोड़ा सा वो कैसे उसको तो कुछ इस तरीके का व्यू होगा। अगर आप थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में देखना चाहोगे तो वो ये कह रहे हैं कि जो एयर वाला कांटेक्ट है इतने एरिया पर चार्ज की कुछ डेंसिटी होगी, उसको सिग्मा 1 से डिनोट कर दे रहे हैं, और बाकी का जो डाइइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन आप देख रहे हो वहां पर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस सरफेस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इनकी डेंसिटी सिग्मा 2 है। इनको कैसे निकालोगे, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यूज? C1 into V1। हाँ राइट, तो ये पैरेलल कैपेसिटर्स हैं सीधा सीधा। अगर इनका देखा जाए तो ये पैरेलल कैपेसिटर्स ही हैं। या ऑल्टरनेटिवली आप एक काम और भी कर सकते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो जो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस है E = V/d, और दो प्लेट के बीच में दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम डायरेक्टली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम है ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है। तो दूसरे वाले में जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय, लेकिन यहाँ पर एक चेंज होगा, यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन नहीं आएगा यार, के एप्सिलॉन नॉट के भी लगेगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो सिग्मा। तो ये सिंपल तरीका नहीं हो गया डायरेक्टली सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालने का, सिंपली V/d से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नाउ सिग्मा 1 भी आ गया, सिग्मा 2 भी आ गया। आसान है तरीका, मतलब हमें इसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मेरा लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि आपको इसको बर्डन नहीं बनाना है, आसान रखना है इसको। और एक पॉइंट और बता दें इसमें, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ ना कि आप कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कोई। कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, और मिलेंगे ही मिलेंगे, उठा के देख लो। अगर मेरी बात पर न ट्रस्ट हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, इसमें भी डाइइलेक्ट्रिक है। ये हमारा प्लेट 1 P1 मतलब प्लेट 1 और P2 मतलब प्लेट 2, दो प्लेट्स हो गए P1 एंड P2। सेपरेशन इनका D हो गया। अब की बार इन प्लेट्स को हम y एक्सिस की तरफ मानते हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये दे आर ऑन द y एक्सिस, ये लेंथ आपका y एक्सिस मान लीजिए प्लेट्स की तरफ। और जो डाइइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं इसके अंदर वो सम काइंड ऑफ फंक्शन विद y एक्सिस है, डाइइलेक्ट्रिक वेरिएबल विद द y एक्सिस फंक्शन। सजेस्ट करोगे क्या करना चाहिए? कैपेसिटर मेथड से करना चाहते हैं वैसे कर लो, डाइइलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो वैसे कर लो, जैसे भी चाहोगे वैसे हो जाएगा आंसर। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि भाई कैपेसिटेंस बराबर, अभी जो पढ़ा था हमने वो ये था K1 A1 प्लस K2 A2 इंटू एप्सिलॉन बाय डी, हमने ये पढ़ा था अभी जो किया है। तो इस लॉजिक के हिसाब से कैपेसिटेंस की वैल्यू बनती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ के ith इंटू ए ith, ये बनता है आंसर। तो अगर इसको फॉलो करते हो तो ये करा जा सकता है कि अगेन इसको हम कई सारी स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे। इस कैपेसिटर को भी कई तरीके की स्लाइसेस में आप डिवाइड करते चले जाइए। इस तरीके से हम कई सारे स्लाइस बना सकते हैं इसमें, और इसमें से एक स्लाइस चूज कर लेंगे जिसकी विड्थ dy होगी
और इसके लिए डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू जो होगा ये फंक्शन के बराबर बन जाएगा। और समेशन की जगह पर हम डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज कर देंगे। दैट मींस की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ओवर डी summation replaced by the integration, k ith will be replaced by the given function dy और a ith इस स्लाइस का एरिया, स्लाइस का ये साइड वाला एरिया जो है वो आपका a ith होगा। तो अगर इन प्लेट्स की ब्रेड्थ b मान ली जाए, ये बीट है और टोटल लेंथ को आप इसके l मानते हो, तो हमारी स्लाइस dy विड्थ की है। dy विड्थ का स्लाइस और b उसकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मींस कि a ith का मतलब इस स्लाइस का एरिया एंड देन y का लिमिट 0 से लेकर के टिल l तक। b को क्या माना? ये मतलब सिंपल ये होता है, ये जो k ith और a ith होते हैं ना, k ith का मतलब जो आपके स्लाइस है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और a ith का मतलब भी उसी स्लाइस का एरिया। स्लाइस का एरिया ये है, इधर वाला साइड। स्लाइस का एरिया मतलब जो प्लेट के ऊपर होगा। तो प्लेट पर स्लाइस का ये विड्थ b है और ये dy है। तो एरिया ऑफ स्लाइस इन कांटेक्ट विद द प्लेट, एरिया ऑफ स्लाइस इन कांटेक्ट विद द प्लेट वो आपका b इंटू dy। नहीं है समझ में भी? बोलो। यस सर। आया? Yes, sir. इसको लगाएंगे इसको। जो अभी इन्होंने पूछा ना कि पिछले क्वेश्चन में अगर हम कैपेसिटेंस के थ्रू करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, वो बता दे एक बार, इनका डाउट क्लियर कर दे फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम कैपेसिटेंस के थ्रू करना चाहते तो कैसे करते, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन था अभी। ठीक है, और b ये था, इसकी टोटल लेंथ l थी, लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक x का फंक्शन था, मतलब k वाज फंक्शन ऑफ x ये था। तो इसको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वाले मेथड से करना चाहते हो, सीरीज पैरेलल मेथड लगा करके, तो तब भी हो जाएगा। क्या करो, आपको स्लाइसेस तो तब भी बनानी पड़ेंगी, तब भी आप इसके अंदर एक स्लाइस चूज करेंगे x डिस्टेंस पे और dx विड्थ का, और इसकी कैपेसिटेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। तो पहले आप बताओ डीसी की वैल्यू क्या लिखोगे। इस मतलब डीसी का मतलब इस स्लाइस का कैपेसिटेंस, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक dx विड्थ की स्लाइस मान रहे हो, उसकी कैपेसिटेंस को हम डीसी कह रहे हैं। क्या लिखेंगे डीसी की वैल्यू? सिंपल फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लगाएंगे। एल dx एप्सिलॉन नॉट बाय एल डीएक्स नहीं, सुनो सुनो सुनो, जो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हो ना, ए एप्सिलॉन बाय डी और इनटू के, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए। इसमें जो आपकी डाइलेक्ट्रिक के स्लाइसेस हैं वो प्लेट के पैरेलल नहीं है। जो प्लेट है और जो डाइलेक्ट्रिक के स्लाइस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस सर। तो एक्चुअल में ए का मतलब होता है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। यस सर, एफ बी एल। और बेटर वे होगा आपको समझने के लिए, अगर ऐसी कभी कंफ्यूजन है तो बेटर वे ही होता है कि ये जो एरिया आप चूज करते हो, ये एरिया होता है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ध्यान रखना, एरिया का मतलब वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर हमारी प्लेट्स, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, और अगर ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेचुरल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगी। तो अब बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली कौन सा एरिया मिलेगा आपको? अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो इस लाइन को ध्यान रखो। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जहां भी एरिया यूज कर रहे हो, उस एरिया का मतलब है जो आपका प्लेट है या जो डाइलेक्ट्रिक आप ले रहे हो, उसका कौन सा सरफेस, कौन सा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड पर मिलेगा आपको।
अब बताओ इस ई के परपेंडिकुलर के ये वाला एरिया नहीं मिलेगा हमें, ये एरिया यस सर, तो कितना है ये एल L इंटू बी है। बी हाँ तो इसमें dx तो आएगा ही नहीं, एरिया में नहीं आएगा, तो एरिया की जगह आपका b इंटू एल हो गया। एप्सिलॉन के उसकी जगह वो फंक्शन रहेगा जो भी फंक्शन दिया गया है, k का मतलब वो फंक्शन हो गया, और डिवाइडेड बाय d। तब कंफ्यूजन नहीं रखना, देखो ये जो a होता है दिस इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डिनोमिनेटर में d होता है ये होता है डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ऐसा कभी कर, इस स्लाइस की कौन सी डायमेंशन, इस स्लाइस की कौन सी डायमेंशन ई के पैरेलल है, एल वाली, बी वाली, या फिर ये dx वाली? dx वाली। dx या dx कर दीजिए, लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं होगा बिकॉज dx डिनोमिनेटर में है। प्रॉब्लम ये है कि dx डिनोमिनेटर में है, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। लेकिन होगा, जानते हो कैसे? एक्चुअली इस तरीके सर इनवर्स। नहीं, हाँ इनवर्स। ऐसी जितनी भी स्लाइसेस हैं, जब आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो ऑल सच स्लाइसेस आर इन, क्या बोलोगे, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। सीरीज में। तो जब सीरीज में आप, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कैपेसिटर का होता है, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको याद है कि 1/c इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मतलब सीरीज का फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट का लगाते हैं। 1/c1 + 1/c2। तो हम इसकी जगह पर करेंगे 1/c इक्वल टू, ये जो एक तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हो, समेशन ऑफ 1/c ith। काम यहाँ पे वही करना है आपको, समेशन की जगह इंटीग्रेशन 1, और c ith विल बी नाउ रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्लाइस, जो स्लाइस बनाई है उसकी कैपेसिटेंस। ये चीज मतलब डीसी रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। ये इंटीग्रेशन में ना 1 डिवाइडेड बाय डीसी जब करेंगे मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय bl एप्सिलॉन, और वो जो फंक्शन दिया गया है वो लिमिट 0 से लेकर के और d तक, और जो आंसर आएगा उसको बाद में फिर इनवर्स करना होगा, क्योंकि आप 1/c कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पर। यस सर। आई बात समझ में? ये यस सर। बट ये लेंथी है, मैं फिर बोलूंगा आपको, जो अभी हम लोगों ने पीछे किया है ना उससे कंपेयर करोगे तो ये लेंथी है। हाँ सर। ये ध्यान रखना, अगर आगे कभी कभी आपको मन में, जैसे आप कैलकुलस लगा रहे हो और आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ जाए, तो ये चीज ध्यान रखना, एरिया मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब होता है, स्लैब, और स्लैब मतलब क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का मतलब उसमें 3 डायमेंशन आएंगे। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सी डायमेंशन कहाँ रखनी है मुझे। ठीक है जी, बढ़े आगे, और यस सर। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब जब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया है ना, तो इस क्वेश्चन में भी एक पार्ट आता है। मैं आपको प्रॉब्लम नंबर बताता हूँ, देखो एचसीवी का प्रॉब्लम नंबर है, अगर आपके आसपास एचसीवी हो, वॉल्यूम 2 कैपेसिटर वाला चैप्टर, वॉल्यूम 2 कैपेसिटर वाला चैप्टर अगर आपके नियर बाय हो, है बच्चा लोग, बुक है आपके आसपास? यस सर यस सर। वॉल्यूम 2 कैपेसिटर वाला चैप्टर। देखो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, मतलब रट करके तो आंसर दे सकते हो, लेकिन क्लैरिटी होगी तो रटने की जरूरत ही नहीं आएगी फिर कभी। इसका पेज नंबर 161, पेज नंबर 161 सॉल्ड एग्जांपल्स में है, पेज नंबर 161 का एक सॉल्ड एग्जांपल है, एग्जांपल 20, सॉल्ड एग्जांपल नंबर 20, एचसीवी कैपेसिटर। इन्होंने
जो डायग्राम बना रखा है वो इस तरीके से, यहाँ पर प्लेट दिखाई है, ऐसे करके इन्होंने प्लेट दिखा रखी है और एक और प्लेट दिखा दी है यहाँ पर नीचे, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया है इन्होंने, ठीक है, और उसका फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर करके, और उसका फंक्शन के दे रखा है K0 प्लस अल्फा एक्स। मिल गया क्वेश्चन तुम लोग को? जिनके पास बुक है उनको क्वेश्चन मिल गया होगा। यस Yes, sir. एग्जाम्पल, अब उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए। मतलब ये जो प्लेट दिखाई गई है ये स्क्वायर फॉर्म की है, स्क्वायर प्लेट है, इसकी एज डायमेंशन ए के बराबर है, बाकी सब तो आपको डायग्राम में लिखा हुआ है। और कैपेसिटेंस पूछा है इन्होंने, इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस पूछी। तो ये प्लेट ना, ये एक्चुअल में इस तरीके की प्लेट होगी, तो ऐसा विजुअलाइज नहीं कर पाते हम लोग इसको विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है। ये ऐसी प्लेट होगी, ठीक है, इस तरीके की स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये भी ए और ए की है, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो अब आप बताओगे, चलो डाइलेक्ट्रिक की स्लाइसेस बनानी है आपको, मतलब डाइलेक्ट्रिक को पतले पतले स्लाइस में ब्रेक करना है, और जो स्लाइस कट होती है वो हमेशा, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी आप बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस, अगर ये दो प्लेट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी? आपको सोचो। वर्टिकल। वर्टिकल। इसमें हाँ कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे मान लिया नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड आई, कोई डाउट नहीं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? मतलब जो के का वेरिएशन है, क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में वेरी कर रहा या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली वेरी कर रहा? तो पैरेलल ही है। नहीं बच्चा, ध्यान दो। परपेंडिकुलर। Perpendicular. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायमेंशन के पैरेलल है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्स के पैरेलल है। तो जब भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे, तो इसको कौन से टाइप का कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन मानोगे, सीरीज या पैरेलल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं सर पैरेलल। हाँ वो सर पैरेलल, वही ये पैरेलल होगा यार। सीरीज डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में अगर डाइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा है तो वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन मानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फंक्शन दिया जा रहा है तो वो पैरेलल डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। सब बस प्लेट को हॉरिजॉन्टल रख दिया गया। अब प्लेट हॉरिजॉन्टल, तो इसी से तो कंफ्यूजन होता है ना एग्जाम में यार, प्लेट्स की ओरिएंटेशन से ही तो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये इसलिए कह रहा हूं ना कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अभी सर ने जब एग्जाम्पल कराया था तो फंक्शन जब एक्स का लिया था तो ये सब कुछ किया था, वो लोग याद कर लेते हैं उसको। इससे मतलब नहीं है कि आप एक्स का फंक्शन दे रहे हो कि वाई का फंक्शन दे रहे हो, मतलब इससे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके डायरेक्शंस में क्या फर्क है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, पैरेलल, परपेंडिकुलर पैरेलल, पी एंड पी याद रखिएगा। तो हम इसमें डाइलेक्ट्रिक की स्लाइस बना लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके एक डाइलेक्ट्रिक का स्लाइस बनेगा जो लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस पे होगा और dx उसकी विड्थ हो जाएगी। और अगर इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले इस स्लाइस की कैपेसिटेंस डीसी निकालोगे आप, कैपेसिटेंस ऑफ द स्लाइस। कितना लिखेंगे डीसी की वैल्यू बता रहा है? डीसी मतलब है स्लाइस का कैपेसिटेंस। तो प्रॉब्लम आपको ये आती है ना कि एप्सिलॉन एरिया, तो एरिया कौन सा लेना है? एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप इस स्लाइस को अलग से नोटिस करो ना, तो ये स्लाइस एक क्यूबॉइड नहीं है, ये स्लाइस अपने आप में एक क्यूबॉइड है।
पतला सा क्यूबॉइड है, इसकी क्या क्या डायमेंशन है आप बताइए। तो एक तरफ की डायमेंशन है dx हो गई, ये वाली डायमेंशन इसकी a हो गई, और ये वाली डायमेंशन d हो गई। तो अल्टीमेटली है तो ये क्यूबॉइड ही, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, वैसे तो चीजें आसान है। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो एरिया यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इस ई के परपेंडिकुलर इस स्लाइस की ये वाली डायमेंशन, ये वाला सरफेस नहीं आ जाएगा। परपेंडिकुलर टू ई तो यही है ना। यस सर। तो डीसी के लिए जब आप एरिया लिखोगे तो एरिया इसका यूज करेंगे, जिसमें a इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटू एप्साइलन इंटू के की जगह फंक्शन रख लेंगे के नॉट प्लस अल्फा एक्स, और डिनोमिनेटर में जो d होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाली डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में हमें ये वाला d मिल रहा, और क्योंकि इस तरीके की सारी, हाँ क्योंकि ये सारी स्लाइसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम डाइलेक्ट्रिक के इक्विवेलेंट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो समेशन ऑफ CIH से आता है, मतलब इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा आंसर 0 से a तक। आ गया समझ में, अभी भी डाउट है कोई? आ गया सर। ठीक है, तो देखना इसको, इसके जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में भी ऐसे ही है। आप 19th प्रॉब्लम भी कर लेना इसका, प्रॉब्लम नंबर 19 करना होगा आपको खुद से। और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नंबर 56 नंबर, प्रॉब्लम 56 अनसॉल्व्ड में, और उसमें एक 57th क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है इनका, 57th क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन है वो फिर से? नहीं, सॉल्व्ड एग्जांपल में 19 और 20, हाँ सर। अनसॉल्व्ड में 56 नंबर 56 और 57, 56 और 57, ये सब आपके इसी कंसेप्ट के ऊपर हैं, डाइलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट के ऊपर। तो 57 में कंपोनेंट लिखे हो जाएगा। हाँ 57 देख रहे, बता रहे, एक 57 बता रहे, कंपोनेंट्स नहीं, कैपेसिटेंस तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो कंपोनेंट्स कैसे लोगे इसमें? कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट्स का काम नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। अभी उस पे जा रहे हैं यार, रुक जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छा एक मिनट, उस पे सब पे चलेंगे अभी, हमें भी कुछ और भी चीजें पूछनी है, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है उन सबको एक्सप्लोर कर लीजिए पहले ही, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उनको पहले ही एक्सप्लोर करो आप। अगेन दो प्लेट्स B/L, हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट मार के चलते हैं B/L की, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया इसके अंदर। आपकी x डायमेंशन इधर है और डाइलेक्ट्रिक के फंक्शन ऑफ x भी है, कुछ फंक्शन ऑफ x होगा यहाँ पर। चलिए फंक्शन कुछ मान ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इसको मान लीजिए k0 डिवाइडेड बाई d मल्टीप्लाइड बाई x है, ऐसा फंक्शन है। और दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू v दी रखी है। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इन सारे पॉइंट्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मुझे? यस सर, डिफरेंट रहेगी। Yes, sir. x डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x होगा। यस सर। वो कैसे निकालेंगे यार? यही क्वेश्चन है। अभी आपने कैपेसिटेंस निकालना सीखा है, अब मैं कह रहा हूँ कैपेसिटेंस निकालने के बाद हो सकता है ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फंक्शन बनेगा।
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को V by D नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन D वहीं पे करते हैं जहां पैरेलल डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पैरेलल डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म कह सकते हो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट में एक प्लेट हमारी पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और डाइलेक्ट्रिक जो फंक्शन दिया गया है वो डायमेंशन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है या परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। के फंक्शन ऑफ एक्स हो गया और एक्स डायमेंशन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी से पैरेलल। तो डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो रहा है, तो ये सीरीज डाइलेक्ट्रिक हुए। सीरीज डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है। सीरीज डाइलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। सर हम लोग वैसे स्लाइसेस में बांट लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके Q निकाल लेंगे और फिर DE इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब पहले कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर चार्ज निकाले। सर कैपेसिटेंस ना भी निकाले तब भी आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट में चार्ज निकाल लेंगे। हाँ वैसे कैपेसिटेंस का यूज होगा चार्ज के लिए। आज तो कैपेसिटेंस ही आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस से। यस सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। मतलब आपको चार्ज फाइंड आउट करना ही पड़ेगा यहाँ पर, और उसके लिए पहले कैपेसिटेंस निकालनी होगी। देखो काम तो वही होगा, स्लाइसेस तो बनेगी, इसमें भी स्लाइस बनेगी ऐसे dx विड्थ की स्लाइस बनेगी। अब मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूं यार। इनमें मैं कैपेसिटेंस को डायरेक्टली ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं, एप्सिलॉन इनटू एरिया, और हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं नीचे d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2। तो इंटीग्रेशन में dx डिवाइडेड बाई k। क्या ये बात समझ में आई आपको जो यहाँ लिखा जा रहा है? यस सर। मेरे को ये थोड़ा सा फास्ट मेथड लगता है, मतलब डीसी निकाले फिर डीसी को इंटीग्रेट करे, उससे पता नहीं क्यों मुझे ये पर्सनली ये थोड़ा सा सही लगता है। तो कैपेसिटेंस आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो चार्ज निकालेंगे इसके बाद। इसको सॉल्व करने के बाद कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि एक सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q बाय 2A एप्सिलॉन 0। इसमें दो प्लेट हैं, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होते हैं, तो ये 2 हट जाता है यहाँ से। और डाइलेक्ट्रिक होने पर हमको ये भी पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो एप्सिलॉन के साथ K भी लगाते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में A एप्सिलॉन और साथ में K, तो K का फंक्शन रख दीजिए K0 x by D। बस ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। आई बात समझ में? ये यस सर। Yes. कैपेसिटेंस निकालिए, चार्ज निकालिए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल प्लेट Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट उसका डबल किया क्योंकि दो प्लेट है, और फिर नीचे K लगा दिया, और K का जैसा फंक्शन दिया जाए वो चुपचाप रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो फिर। हाँ जी पूछो। सर यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछ दें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे उतने डिस्टेंस पे। नहीं, जिस पॉइंट पर पूछेंगे वहां x की वो वैल्यू रखो ना। मैं आपसे पूछूं कि बताइए लेफ्ट प्लेट से d/3 डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहीं पर x को d/3 रखो। ओके सर। कुछ इसमें कुछ इंटीग्रेशन नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ ये आप कह सकते हो, ये एक पॉइंट और बन सकता है। अगर वो आपसे ये कह दे
कि इनिशियल d/3 डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस v है तो d/3 डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पर निकालने के लिए आपको x की सिर्फ वैल्यू रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट प्लेट एंड अ पॉइंट d/3 डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट। तो ये निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगा देंगे, इंटीग्रल E डॉट dx। v1 माइनस v2 वाला। तो पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट प्लेट माइनस पोटेंशियल d/3 पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट प्लेट माइनस पोटेंशियल d/3 पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx और लिमिट 0 से d/3 तक की। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। बस ये कर सकते हो। ये पूछ सकते हैं कि भैया, या ये पूछ सकते हैं d/3 से 2d/3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिमिट्स बदल देंगे उसके हिसाब से। जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो लिमिट्स लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यार अपनी तरफ से जितनी पॉसिबिलिटीज थी बियॉन्ड कैपेसिटेंस, क्योंकि बुक्स में सिर्फ कैपेसिटेंस पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछते किताब वाले। एग्जाम्स में हो सकता है इनको भी एक्सप्लोर किया जाए, इनके ऊपर भी क्रॉस चेक कर लें। आपको तैयार हो गए अब डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर के? हटाए इसको, नोट कर दो, नोट कर दिया हो? यस सर। ठीक है, ठीक है, देखो अब आगे बढ़ो। ये जो 57th क्वेश्चन है ये भी काफी फेमस है। इसलिए फेमस है, ये तो एक तो HCV में भी है और ये प्रीवियस जेईई में आ चुका है, मतलब जिसको जेईई एडवांस ही कहेंगे आप, ऑलरेडी आ चुका है 97 में। ऑलमोस्ट हर एक किताब के अंदर ये क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन भी है। और इनफैक्ट आपको बिलीव नहीं होगा, 19 में ये जेईई मेंस में भी आया था। 19 में ये सेम क्वेश्चन जेईई मेन में भी है। और जिसने पहले से कर रखा था उनके लिए तो काफी आसान था ये। नहीं तो अभी आपके सामने हम इसकी वर्किंग करके देख रहे हैं, आप खुद देखना। आप टाइमर लगा लो, है ना, टाइमर लगा के देख लेना कितना आंसर बनता है फाइनल आंसर तक पहुंचने में। तो इसमें भी इनका जो बुक है, बुक के हिसाब से चलो, HCV की बुक के स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों स्क्वायर प्लेट है, अगेन स्क्वायर प्लेट है, इनकी साइड a/a है और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे है, हाफ डाइलेक्ट्रिक्स है ना। कुछ शायद ये K1 है, ये K2 है और ये डिस्टेंस पूरा d है। कैसे करोगे इसको? पैरेलल में कैपेसिटर्स लेने पड़ेंगे और उसका सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सीरीज में दो लेके दोनों ही होंगे ना, क्योंकि देखो अगर हम जो हमारा सीरीज पैरेलल का आइडेंटिफाई करने का जो रूल है कि अगर डाइलेक्ट्रिक का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो सीरीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली डाइलेक्ट्रिक बदलता है तो पैरेलल। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ आएगी। एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना होगा जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ दिखाएंगे तो इसमें डाइलेक्ट्रिक दोनों तरफ बदल रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है और ऐसे भी चेंज हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक का जो फंक्शन होगा वो एक्स और वाई दोनों में होगा? दोनों का फंक्शन है, ये तो बात हो रही है। इसका मतलब इसमें दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन हैं, सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। देखो
ये जो स्क्वायर प्लेट है, पहले तो इसको आप थोड़ा सा एक्चुअल हल्का फुल्का 3 डायमेंशन टाइप के व्यू में लेके चलते हैं। ये कुछ ऐसे है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ये कुछ इस टाइप की फिगर है यार। और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स कुछ ऐसे हैं, इधर डायगनली मिला दो आप इसको, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना इसको भाई। डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बन रहा, बट आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो ऐसे डायगोनल है। इस तरफ K1 है और इस तरफ K2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं यहाँ पर, अ स्लाइस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अ स्लाइस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इधर से मान लिया x डिस्टेंस पे है और dx इसकी विड्थ है। और इस स्लाइस के कैपेसिटेंस को मैं डीसी कहूंगा, मतलब ये जो स्लाइस है dx विड्थ की, इसकी कैपेसिटेंस को आप डीसी कह रहे हो। सुनिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं यार, डीसी इक्वल टू एप्सिलॉन। ये स्लाइस अपने आप में दो डाइलेक्ट्रिक से नहीं बना हुआ है। इस स्लाइस को अगर आप अलग से देखो तो चार्ज तो यहां पर स्टोर होगा ना, अगर पॉजिटिव प्लेट है तो चार्ज यहां पर स्टोर होगा, और नेगेटिव प्लेट है तो चार्ज यहां स्टोर होगा। मतलब इन दोनों को दो प्लेट मान ले, अगर कैपेसिटर की दो प्लेट मान ले, तो इतने पोर्शन में हमने K1 फिल कर रखा है और इतने पोर्शन में हमने K2 फिल कर रखा है। क्या ये इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं है कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो, एक नेगेटिव प्लेट हो, और उनके बीच में अगर आप K1 K2 को फिल करते हो फॉर द डिस्टेंसेस D1 एंड D2। तो अभी हम लोगों ने इसके लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू पढ़ा हुआ है, एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D1 by K1 प्लस D2 by K2। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रिजल्ट ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या ये स्लाइस और ये अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर नहीं दिख रहे आपको? Yes, sir. बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, हमारे स्लाइस में ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, तो दिस इज पॉजिटिव प्लेट ऑफ द स्लाइस, और उसके नीचे उस स्लाइस की नेगेटिव प्लेट है। जो स्लाइस आप देख रहे हो उसके नीचे उसकी नेगेटिव प्लेट है। और इनके बीच में कितने डिस्टेंस के लिए K1 है और कितने डिस्टेंस के लिए K2 है, आप बताओ जरा। इन दो स्लाइसेस के बीच में कुछ पोर्शन आपने K1 से भर रखा है और कुछ पोर्शन K2 से भर रखा है। और ये कितने एरिया है ऊपर, एरिया कितना है यहाँ पर स्लाइस का, ये वाला एरिया, मतलब ऊपर वाले प्लेट पर जो एरिया बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेट दिया गया आपको। तो ये साइड A है, ये साइड भी A है, लेकिन हमारा स्लाइस जो है ये dx विड्थ का है, dx हो इधर जाएगा dx एरिया। और इधर ये डायमेंशन A है, तो एरिया लिखोगे A इंटू dx, राइट। एक एक स्टेप ओके करते जाओ, ये सही एरिया वाला कंसेप्ट ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So capacitance between the capacitance of this slice will be obtained by this result. तो पहले DC कैलकुलेट होगा, बट फॉर्मूला ये लगेगा, एप्सिलॉन जहां पर कैपिटल A है वहां पर अपने स्लाइस का एरिया पुट करेंगे, A इंटू dx डिवाइडेड बाय D1 by K1। तो D1 मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये मानो कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। इसके लिए क्वेश्चन का 2 डायमेंशनल व्यू ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चन की 2 डायमेंशनल व्यू जो थी वो ज्यादा बेटर है। ये वाला व्यू, ये एंगल थीटा माने अगर, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम जिसको D1 कह रहे हैं ये कैसे निकालोगे, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पे जाने पर ये डिस्टेंस D1 चाहिए आपको, ये वाले डिस्टेंस।
निकाल सकते हैं d1 x और थीटा के फॉर्म में, tan थीटा cot थीटा sin थीटा कुछ लगा करके। यस सर, x tan थीटा तो x tan थीटा डिवाइडेड बाय k1 प्लस टोटल डिस्टेंस आपको d दे रखा है, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है d2 है वो भी निकाल सकते हो। इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस है d माइनस d1। एप्सिलॉन a dx डिवाइडेड बाय d1 की जगह लिखेंगे x tan थीटा अपॉन k1 और प्लस बचा हुआ डिस्टेंस है d माइनस d1 which is d माइनस x tan थीटा डिवाइडेड बाय k2 एंड फाइनली इसको इंटीग्रेट करके टोटल कैपेसिटेंस आएगी, जिसमें इंटीग्रेशन में x की लिमिट 0 से लेकर के e तक। तो ये इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं था एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो, कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन करने बैठे हो, अभी आपने टाइमर लगाया होगा तो अभी भी आपको 6-7 मिनट तो हो चुके हो। सर। जो हमने जो स्लाइस ली है, इस स्लाइस को एकदम पैरेलल प्लेट्स के एकदम एंड पे ले ले। नहीं, और एक बार बताऊं, चलो अच्छा अपनी बात आप पूरी बोलो फिर बता रहे क्या है। हाँ, फिर क्या करें सर? फिर जो जो ये स्लैंटिंग वेज टाइप का बन रहा है, इस हिसाब से इंटीग्रेशन में वो उसका डिस्टेंस जो है d, उसको घटाते चले जाए। लिमिट 0 से d है, d से 0 रख दें। देखिए एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कि जब भी हमको कैलकुलस यूज करना होता है किसी भी प्रॉब्लम में, जब आप कैलकुलस यूज करना चाहते हो, हमने ये बात आपको सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में भी बताई थी कि जो एलिमेंट्स चूज करते हैं वो किसी भी गिवन अरेंजमेंट के बिगिनिंग और एंड में नहीं लेते कभी। चाहे आप कोई भी चीज कैलकुलस से डिराइव कर रहे हो, ये बात हमने हमेशा बोली है कि चॉइस ऑफ एलिमेंट जो होता है वो गिवन सिस्टम के किसी जनरलाइज लोकेशन पे होना चाहिए। इस एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये सब स्पेसिफिक लोकेशंस है। इसमें इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या लोगे आप? अगर हम मान लो ये स्लाइस बिल्कुल एंड पे ले ले, तो वेरिएबल चीज क्या हुई? डी कैसे वेरिएबल हुआ? डी तो दो प्लेट के बीच का एक फिक्स डिस्टेंस है, वो वेरिएबल कैसे? वो जो अलोंग द कट वो जो बना रखा है, जो सेपरेशन बिटवीन k1 एंड k2 है, उसके अलोंग डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है ना, अगर एक साइड का k1 या k2 माने। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। एक मिनट देखो, मुझे बताना, शायद पहले तो मुझे ये कंफर्म करना है कि मैंने आपका डाउट सही सुना है कि नहीं सुना है। आप यही कह रहे हो ना कि हम यहाँ पर स्लाइस चूज कर लें? यस सर। तो इसमें ये स्लाइस तो पूरा k1 से फिल हो गया, इसमें k2 का तो कोई टर्म है नहीं। यस सर। तो जब आप इसका डीसी लिखोगे तो उसमें वेरिएबल क्या है? इसकी कैपेसिटेंस जब लिखेंगे तो उसमें हमारा वेरिएबल टर्म कौन सा है? डी को नहीं वेरिएबल कर सकते। नहीं, ये डी तो फाइनल डिस्टेंस है, ये वेरिएबल डिस्टेंस नहीं है, ये लिमिट्स के लिए यूज होती है। इंटीग्रेशन की लिमिट और इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स का कंसेप्ट में प्रॉब्लम समझ में आ रही है मुझे। किसी इंटीग्रेशन की लिमिट्स को आप वेरिएबल नहीं मान सकते। वेरिएबल का मतलब होता है इसी तरीके से कि आपने कोई एक डिस्टेंस चूज की जो कि वेरिएबल डिस्टेंस हो गई, उसके हिसाब से चल रहे हैं। सर जो आपने स्लाइस ली थी, हाँ, उसको सिर्फ k1 पोर्शन के लिए तक एक्सटेंड करे। मतलब यहाँ तक? यस सर। हाँ सर तो उससे नहीं बनेगा काम। नहीं बनेगा, उसके बाद क्या करेंगे? मान लो यहाँ से यहाँ तक करके हमने कैपेसिटेंस लिख ली, इतने पोर्शन की कैपेसिटेंस लिख ली, लेकिन उसका करें क्या? सर उसमें शायद सर दोनों को लेना पड़ेगा।
लॉजिक पे तो हम उसको लिख सकते हैं भाई, हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका यूज क्या करोगे? आपके पास लॉजिक, आप जिस कंसेप्ट को लगा रहे हो वो ये है कि हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का यूज करना है, तो हम इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस डीसी लिख भी लेंगे। ठीक है सर, DC1 लिख लीजिए इसका, और फिर जो इसके जस्ट ऑपोजिट K2 साइड पे है उसका DC2 लिख लीजिए। ठीक है, मान दोनों लिया। को ऑपोजिट साइड्स पे इंटीग्रेट कर दीजिए। DC1 DC2 अलग अलग कर दिया हमने। सर तो अब डीसी, देखिए इंटीग्रेट करने के पीछे भी लॉजिक है ना यार, इंटीग्रेट मतलब समेशन। तो समेशन आप कैपेसिटेंस का तभी कर सकते हो जब वो सारी स्लाइसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हो। तो आपने ये ले लिया, अब मैं एक और स्लाइस यहां पर लेता हूं, तो यहां का DC1 और यहां का DC1 क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? नो सर, सीरीज। तो हम कैसे इनको ऐड कर दें? प्रॉब्लम ये समझ थोड़ी गया होता है सर। कि देखो हम डीसी लिख करके इंटीग्रेट करना, आप शायद हम लोग समझ नहीं पाए। अगर हमको इंटीग्रेट ही करना होता तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने डीसी लिखा था जिसमें डीएक्स डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो हम उस डीसी को भी इंटीग्रेट कर देते, लेकिन मैंने वहां पर 1/C निकाला था। सर समझ गया, थैंक यू। ये सब प्रॉब्लम्स है इसमें। तो तरीका इसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि पहले आप इधर वाली कैपेसिटेंस, अल्टीमेटली जो ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट यही है एक्चुअली। ये जो DC1 और DC2 है ये दोनों सीरीज में लगे हैं, और इन्हीं को सिंप्लीफाई करके ये बनता है। अभी इसका मैथमेटिकल स्टेप छोड़ दो आप, है ना? एक मिनट, बस फाइनल डाउट है, और ये खतरनाक डाउट भी है एक्चुअली। इसको 2D व्यू में देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम इसको स्लाइसेस में डिवाइड कर दें, ठीक है? हमने यहाँ भी स्लाइस बना ली, यहाँ भी स्लाइस बना ली, हमने कई सारी स्लाइसेस बना दी। इस पोर्शन को हमने कह दिया DC1, इस पोर्शन को कह दिया DC2, इसके बाद वाले पोर्शन को कह दिया DC3, इसके बाद वाले पोर्शन को कह दिया DC4, इसके बाद वाले को कह दिया DC5, इधर कह दिया DC6। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इसके हिसाब से आप पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या बोलोगे, कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है? क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है कि DC1, DC3, DC5 ये सब सीरीज में है? नो सर। नहीं, ये दोनों सीरीज में नहीं है। यस। लेकिन ये गारंटीड है कि DC1 और DC2 का कॉम्बिनेशन सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से कैपेसिटर्स होते हैं? जिनमें सेम डायरेक्शन ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, अभी तो आपको बताया यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, के sir. अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा हो तो सीरीज है। DC1 एंड DC2 ये दोनों सीरीज में है। एग्रीड हो आप? क्योंकि इनमें जो डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों सीरीज में है। ये कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ, बता रहा हूँ, एक और तरीके समझा देता हूँ। ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आपको कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाए ऐसे, मान लीजिए, और इनका इक्विवेलेंट निकालने को दिया जाए। इसमें क्या लॉजिक लगाना सही रहेगा? क्या हम ये कह दें कि C1 C3 पैरेलल में, C2 C4 पैरेलल में, और फिर इनको ऐड करें? नो सर। या फिर पहले C1 C2 सीरीज में ऐड करेंगे, C3 C4 सीरीज में ऐड करेंगे, और फिर उनको पैरेलल में ऐड करें? सही तरीका कौन सा है? C1 C2 सीरीज, यस सर। C3 C4 सीरीज, एंड देन आपस में पैरेलल, ये सही तरीका है? या C1 C3 पैरेलल, C2 C4 पैरेलल, और फिर इनको सीरीज में ऐड करें? पहले वाला। पहले वाला। तो यही समझना होता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर भी इसी टाइप की चीज बनेगी।
अगर मैं इसको सर्किट्स में ब्रेक करके दिखाऊं तो ये ऐसा बनेगा, DC1 एक कैपेसिटर, उसके सीरीज में DC2, ये हो गया। फिर एक DC3 कैपेसिटेंस, उसके सीरीज में एक DC4, ऐसे बनेगा। फिर इसके बाद जाओगे DC5, उसके बाद DC6, ऐसे बनेगा। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऊपर ये सब एक ही प्लेट से जुड़े हुए हैं, ये सब एक प्लेट से जुड़े हैं, तो ये सब पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और ये सब नेगेटिव प्लेट से जुड़े हुए हैं, ये सब नेगेटिव प्लेट है। निकल से अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो आगे कर लेना है, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लेना है, इसको आगे बढ़ते हैं। चले आगे इसको। यस सर। ठीक है। सर क्या सवाल में वो ऐसे पूछ सकता है कि वो जो आपने बीच में एक डायगोनल जोड़ा है, वो डायगोनल स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व के फॉर्म में हो? नहीं भी, अरे पूछने को पूछ सकते हो, लेकिन कर्व के फॉर्म की कैपेसिटेंस फिर हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, मतलब उसके लिए और थोड़ी दूसरी थ्योरी चाहिए। ओके सर। हाँ, हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ये मान लीजिए, हम लोग मतलब 12th लेवल पे तो नहीं पूछेंगे उसको, ये एज्यूम करके चल रहा है। और एक फाइनल चीज और दिखा दें लास्ट में, अभी रिसेंट इस पेपर में 19 के पेपर में, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेंस के इसमें जो चारों ऑप्शंस थे, वो चारों ऑप्शन मैच ही नहीं हुए। मतलब इन्होंने ये प्लेट्स इंट्रोड्यूस की, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स, और इनके बीच में ऐसे करके 4 स्क्वायर फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक डाल दिए थे, K1, K2, K3, K4, ऐसे करके 4 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए थे। ये पूरा डिस्टेंस D था, और ये D/2 था, ये D/2 था, ये हाफ एरिया A/2 था, और ये वाला एरिया भी हाफ था A/2। हालांकि इसमें कैपेसिटेंस नहीं पूछा था, K इक्विवेलेंट पूछा था, K इक्विवेलेंट पूछा था। ये जेई का क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन है 2019 वाले में। तो C1, C2, C3, C4 4 कैपेसिटर हो गए। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने में। आप में से कोई बताएगा इसमें, अगर 4 कैपेसिटर मान भी लें इनको, तो ये चारों कैपेसिटर्स कौन कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे? K1 K2 सीरीज में, K3 K4 सीरीज में, वो दोनों पैरेलल में। K1 के करस्पॉन्डिंग C1 हो जाएगा, जिसको लिखेंगे एरिया A/2 एप्सिलॉन इनटू K1 डिवाइडेड बाय D1, D/2 लिखेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस। फिर K2 C2, उसका A/2 एरिया एप्सिलॉन K2 डिवाइडेड बाय वहां भी D/2 डिस्टेंस। फिर C3 सिमिलरली, एंड C4 इस तरीके से लिख लेंगे। ऊपर के 2 कैपेसिटर, भाई इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसे ही बनेगा, एक C1 कैपेसिटर इसके लिए, उसके बाद C2, उसके बाद C3, C4, ये वही चीजें जो भी डिस्कस हो रहा था। और ये C1 की लेफ्ट साइड और C3 की लेफ्ट साइड सेम प्लेट से अटैच है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, सेम प्लेट से अटैच है। C2, C4 की राइट वाली प्लेट्स सेम प्लेट से अटैच है, इन दोनों माइनस माइनस हो गए। कर लोगे इसके आगे सीरीज पैरेलल से इसको, कौन से सीरीज में हुए इसमें? सर C1 C2 सीरीज में। कितना आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट, C1 C2 का इक्विवेलेंट, अगर ये सीरीज में है तो? C3 C4 का फाइनली ये आंसर बनेगा, ये फाइनल आंसर है। यस सर। और जब K इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी उसको हम लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस विल बी टोटल एरिया
एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस। टोटल कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इससे कंपेयर करोगे। इसके बाद फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसका क्या रिजल्ट बनेगा? पॉजिटिव प्लस क्यू और नेगेटिव माइनस क्यू, इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी? प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में फोर्स लगाएंगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के चार्ज से मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे अगर हम ये करना चाहें, ये जो डिस्टेंस डी है, मान लीजिए कि कूलम्ब ने ये कहा था कि एक प्लस क्यू हो और एक माइनस क्यू हो और अगर उनके बीच में डी डिस्टेंस है तो कूलम्बिक फोर्स लगाएं अगर, तो उस हिसाब से ये 1/4πε0 एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये कूलम्ब लॉ है। इसको यूज कर ले यहाँ पर, कूलम्ब लॉ यूज करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट चार्ज की नहीं होगा, हाँ, क्योंकि कूलम्ब लॉ के लिए दोनों चार्जेस को पॉइंट्स होने चाहिए थे। ये पॉइंट नहीं है, ये प्लेट के फॉर्म में है, चार्जेस प्लेट के फॉर्म में है। कूलम्ब लॉ से फोर्स नहीं आएगी, तो कूलम्ब लॉ का सब्स्टिट्यूट था F = Q × E। जहां कूलम्ब्स लॉ नहीं लगता है वहां पर F = Q ही निकालोगे। तो अगर मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है, मान लो राइट वाले प्लेट पर, फोर्स ऑन द राइट प्लेट, तो हम Q × E तो लगाएंगे, लेकिन ये भी क्लियर है जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हो उसका चार्ज कंसीडर करते हो, Q ऑन द राइट प्लेट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अदर्स की लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो फोर्स ऑन द राइट प्लेट विल बी चार्ज ऑन द राइट प्लेट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अदर प्लेट्स। जितनी भी और प्लेट्स होंगी, यहाँ तो एक ही है, बट अगर और भी प्लेट्स होती तब भी यही कंसेप्ट लगाएंगे। सो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स की वैल्यू जो बनेगी, चार्ज ऑन द राइट प्लेट का मैग्नीट्यूड Q और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द अदर प्लेट, और एक सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला यूज करिए, Q डिवाइडेड बाय 2A ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ सिंगल प्लेट। इन्हें सिंपली ये आंसर बन जाएगा, सिंपली आंसर बन गया कैपिटल F जो कि फोर्स है वो हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय 2A ε, डायरेक्टली फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा रहा है, इसलिए मैंने लिखा हुआ क्रॉस भी लिखा हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ इस केस में नहीं काम करता। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट फोर्स है ये, फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। समझ आया ये बात? फोर्स चार्ज के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों प्लेट के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। यस आप एक बताना चीज, इसको समझो। लेकिन चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान रखना है। फोर्स डिपेंडेंट ऑन चार्ज है, तो अगर किसी प्रोसेस में चार्ज, वेदर किसी भी प्रोसेस में अगर ये चार्ज Q चेंज हो रहा होगा, इन सम प्रोसेस अगर चार्ज Q की वैल्यू बदल रही होगी,
तो ये एक वेरिएबल फोर्स बन जाएगा, और अगर किसी प्रोसेस में ये चार्ज Q कांस्टेंट हुआ तो ये फोर्स कांस्टेंट होगा। मतलब चार्ज के ऊपर कोई गारंटी नहीं है, चार्ज को हम वेरी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर दो प्लेट्स रखी, एक पर प्लस Q चार्ज है, एक पर माइनस Q चार्ज है, और ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब ये होता है कि इनको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, नॉट कनेक्टेड विथ एनी बैटरी। अब अगर इनमें डी डिस्टेंस है मान लीजिए, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और इस सेपरेशन को इंक्रीज किया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके सेपरेशन को इंक्रीज किया जाए, तो आप बताओ कितना वर्क करना होगा। वर्क एक्सटर्नल टू चेंज सेपरेशन फ्रॉम से D1 है और D2 पे जाना है, D1 टू D2, कितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना होगा। और ये मान के चल रहे हैं कि जो चेंज ऑफ सेपरेशन है ये काफी स्लो होगा, मतलब बहुत ही धीमे धीमे चेंज करेंगे, मतलब कि कोई काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसमें, बिना किसी एक्सेलरेशन के, विदाउट एक्सेलरेशन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये आइसोलेटेड, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं और क्वेश्चंस में भी ये वर्ड यूज होंगे। आइसोलेटेड प्लेट्स का सिस्टम ले रहे हो आप, दैट मींस कि कोई बैटरी आसपास नहीं है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी है ये। बोलो क्या करें, लगाओ। अगर बिना किसी एक्सेलरेशन के आगे बढ़ना है तो एक्सटर्नल फोर्स और इन दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा, मतलब इस साइड दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगी जिसका मैग्नीट्यूड ये है Q²/2A∁0, और एक्सटर्नल फोर्स दोनों को ऑलमोस्ट बराबर होना पड़ेगा। अगर स्लो चल रहा है, बिना किसी एक्सेलरेशन के चल रहा है, तो ये फोर्स और बाहर वाली फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, और क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है तो चार्ज को बदल नहीं सकते, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व होता है। तो चार्ज कांस्टेंट यानी कि फोर्स कांस्टेंट, यानी कि ये वाला फोर्स कांस्टेंट, यानी कि वर्क बाय द कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स सिंपली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया Q²/2A∁0 एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया D2 - D1, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। वहीं पर अगर ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं होते, अगर ये प्लेट आइसोलेटेड ना हो और ये बैटरी से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और तब ये सेपरेशन हमारे लिए D1 है, और अभी भी काम वही करना है मेरे को, अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी है इस तरफ। एक प्लेट को आप फिक्स मान लो कि ये वाली प्लेट फिक्स है, ये मूव नहीं करेगी। दूसरी प्लेट पर हम फोर्स लगाएंगे और सेपरेशन को D1 से D2 करेंगे। और सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा सेपरेशन D1 से D2 करने में।
लेकिन बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड रहने वाली है, बैटरी हटेगी नहीं इसमें से, इसमें बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी है। बैटरी की डेफिनेशन में, बैटरी की अपनी एक डेफिनेशन है जो साफ साफ ये कहता है, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर बैटरी लगी हुई है, जो बाय डेफिनेशन एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, और अगर आप प्लेट सेपरेशन को बदलोगे तो कैपेसिटेंस चेंज होता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्लेट सेपरेशन पे। तो सेपरेशन बदलेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा तो Q इक्वल टू C इंटू V के फॉर्मूले से, क्योंकि बैटरी की डेफिनेशन में V मेंटेन रहेगा, प्लेट सेपरेशन बदलने से कैपेसिटेंस बदलेगी, कैपेसिटेंस बदलने से Q बदलेगा, और Q बदलने से ये जो प्लेट आपस में फोर्स लगा रहे थे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन 0, ये भी फोर्स बदलेगा, ये वेरिएबल फोर्स हुआ। और अगर इधर वेरिएबल फोर्स है तो फिर इधर भी वेरिएबल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें ये दोनों फोर्सेस बराबर रखने हैं, क्योंकि तभी ये बॉडी बिना किसी एक्सेलरेशन के चलेगी। यानी कि अब आपका क्वेश्चन हो गया, वर्क निकालना तो है, लेकिन अब वर्क वेरिएबल फोर्स का निकालना है। और इसके लिए फिर क्या करेंगे? वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना है। कांस्टेंट फोर्स था तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स, इंटीग्रेशन में फोर्स, तो इंटीग्रेशन में फोर्स लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 इनटू डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम द लिमिट्स d1 टू d2। ठीक है, यार एक सेकंड बच्चे, हेलो, सॉरी, चलो ठीक है, ये वर्ड समझ में आई यार? यस सर। यस सर। लेकिन इसमें Q वेरिएबल क्वांटिटी है। अब Q कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू, तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आपके सामने वेरिएबल चीजें आए ना, तो आप चार्ज किसी जनरलाइज डिस्टेंस पे निकालिए, ना तो इनिशियल डिस्टेंस d1 पे निकालेंगे, ना तो फाइनल डिस्टेंस d2 पे निकालेंगे, बीच में कोई x डिस्टेंस मान लेंगे। तो कैपेसिटेंस लिखेंगे A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय कोई वेरिएबल डिस्टेंस x मान लेते हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू CV। और ये वाला Q ले जा करके आप यहां रखो, ले आओ आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, पॉइंट बताइए। दोनों प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज सेम होने के बावजूद भी वर्किंग में डिफरेंस है। तो दो प्लेट के बीच फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बट चार्ज पे डिपेंड करती है, और चार्ज कांस्टेंट या वेरिएबल डिपेंड करता है आइसोलेटेड सिस्टम है या बैटरी से कनेक्टेड सिस्टम है। आइसोलेटेड में Q कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट, बैटरी लगा हुआ है तो जैसे जैसे सेपरेशन बदलेगा, कैपेसिटेंस बदलेगी, करस्पॉन्डिंग चार्ज बदलेगा, वेरिएबल फोर्स बन जाएगा ये। सर सर ये Q is equals to A epsilon naught V by X कहाँ से आया, मुझे बता दीजिए। Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से, ये कैपेसिटेंस लिखिए। ओके सर।
सर सर अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो सर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर और भी फर्क आएगा? और भी आएगा बच्चा, डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन मैं टच करूँ, वो एक सेपरेट कंसेप्ट है, ऑल टुगेदर सेपरेट कंसेप्ट है, इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऑल टुगेदर एक अलग कंसेप्ट है, उसको भी डीपली समझ, मतलब देखो एक तो होता है मोटे मोटे लेवल पर आप वही क्वेश्चन फिर कर लो जो बार बार करते आए हो, तैयारी करो तो तैयारी इस तरीके से करो कि नया क्वेश्चन भी अगर आए ना तो भी वो आपके लिए नया ना रहे। तो अभी रुक जाओ, एक क्लास उसके ऊपर पूरा डेडिकेट करेंगे, पूरी एक क्लास इंसर्शन रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डालेंगे, है ना। हम आज पहले इसको निपटाए, प्लेट वाले कंसेप्ट्स को निपटाओ, ये कंसेप्ट पर हीट लॉस भी आएगा ना। हाँ बहुत चीजें आती हैं, हीट लॉस आता है, वर्क डन आता है, तो वो इसके साथ मिक्स करने पर क्या होगा, ना तो ये समझ आएगा ना वो समझ आएगा, फिर खिचड़ी बन गई पूरी। यहाँ तक का ओके करो तो आगे बढ़े यार। यस सर। 3 पॉइंट्स और टच करने हैं बस, वो करके खत्म ना। इसके बाद देखिए ये कंसेप्ट समझने के बाद हीट लॉस वगैरह तो इसमें भी आएंगे, हीट लॉस के कंसेप्ट तो इसमें भी हैं, बट उस पॉइंट को हम टच ही नहीं कर रहे हैं अभी, वो डेडिकेट कर देंगे पूरा लेक्चर इन प्रोसेसेस में हीट लॉस वगैरह कैसे निकालते हैं। देखो हमारा सीधा सा मतलब है कि नोइंग और अप्लाइंग दो अलग बातें होती हैं। नोइंग का मतलब ये सबको पता है, मतलब सबको किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं, प्रैक्टिस तुमको इसकी करनी है। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये 2 प्लेट्स हैं, अगेन कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, और ये वाली प्लेट जो लेफ्ट प्लेट है ये फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं करेगी, फिक्स्ड। और कनेक्टेड टू द बैटरी भी है ना, ये जो प्लेट है लेफ्ट वाली ये कनेक्टेड टू द बैटरी है, और राइट वाली प्लेट कनेक्टेड बाय सम स्प्रिंग है, कांस्टेंट के स्प्रिंग से कनेक्टेड है, राइट वाली प्लेट में स्प्रिंग लगाई हुई है। ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, ये यहाँ पर D डिस्टेंस हो गया, प्लेट एरिया कैपिटल A है, और बिगिनिंग में किसी पर्सन ने इस प्लेट को पकड़ रखा था, मतलब बाय हैंड आपने हाथों से इस प्लेट को होल्ड कर रखा है, पकड़ा हुआ है, एक पर्सन ने प्लेट को पकड़ के रखा हुआ है ताकि ये प्लेट डिफ्लेक्ट मूव न कर पाए। उस समय यहाँ D डिस्टेंस है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये सब कुछ है। मतलब ये सारा जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये पूरा डायग्राम टाइम t इक्वल टू 0 पर है, टाइम t इक्वल टू 0, और स्प्रिंग इस टाइम पर रिलैक्स है, मतलब कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल है, रिलैक्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये पर्सन अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दे, मतलब पर्सन अपना हाथ हटा ले, तो ये प्लेट्स कुछ मूव कर जाएंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो अट्रैक्शन तो होगा इनके बीच। तो जैसे ही ये पर्सन अपना हैंड रिमूव करेगा, ये प्लेट इधर वाली प्लेट के अट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगी, और स्प्रिंग कुछ एलोंगेट भी कर जाएगी। वो एलोंगेशन ही फाइंड करना है आपको, कि फाइनल इक्विलिब्रियम जब आएगा तो फाइनल इक्विलिब्रियम पर स्प्रिंग कितनी एलोंगेट होगी, ये क्वेश्चन है। Once the person removes the support, find elongation in the spring. और बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे कि इस प्रोसेस में बैटरी ने कितना वर्क किया, कितनी एनर्जी दी, क्या हुआ, एनर्जी एनालिसिस हम बाद में करेंगे, एनर्जी को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं।
क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो बताओ कि क्या करना चाहिए इसमें, मतलब सर किसी इंस्टेंट पे अगर x एलोंगेशन ले ले तो उस पे q निकाल करके फिर फोर्स निकाल ले, हाँ फिर उसको kx के इक्वल कर देंगे, क्योंकि उतना ही कैपेसिटेंस उतना ही इलोंगेशन होगा उसमें। मतलब फोर्सेस को बैलेंस कर देना कुल मिला के। यस सर। हाँ ठीक है, फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं बिल्कुल। इक्विलिब्रियम टाइम पर। यस सर। हम्म। देखो, तो जब इसका इक्विलिब्रियम आएगा ना, एट इक्विलिब्रियम, तो हम ये मान लेते हैं कि जब ये हाथ हटा लेंगे तो अट्रैक्शन की वजह से ये प्लेट इधर x अमाउंट चली जाएगी, इस तरफ x बढ़ जाएगी, और उतना ही इसमें एलोंगेशन भी आ जाएगा। तब इस प्लेट पर कौन से दो फोर्स लगेंगे? राइट प्लेट पर कौन सी दो फोर्सेस होंगी? सर वो जो पॉजिटिव वाली प्लेट लगा रही है और जो स्प्रिंग लगा रहा है। तो स्प्रिंग वाली फोर्स राइट साइड दिखाओगे ax, और इधर वाली फोर्स कितनी दिखाओगे? जो प्लेट लगाएगी वो फोर्स कितनी लगाओगे जो प्लेट एक्सर्ट करेगी? ये तो बाय स्प्रिंग हो गया, और बाय प्लेट, बाय दिस प्लेट जो फोर्स आएगी, अभी उसका रिजल्ट लिख चुके हो, कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको। फोर्स बिटवीन प्लेट के इस रिजल्ट को याद रखना है। अब इसमें Q कितना होगा? हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। कैपेसिटेंस से निकाल एप्सिलॉन के। नॉट a by x into तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एक बात बताओ, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन बिगड़ा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये प्लेट अगर x डिस्टेंस लेफ्ट चली जाएगी तो दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन कितना बचा? d minus a। तो यही लैक ऑफ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम को गलत करता है। a एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये हो गई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस और मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज द चार्ज। So Q square by 2a epsilon naught is now k into x. So Q square, a square epsilon square v square upon d minus x square is Q square equal to, ये 2a epsilon को राइट साइड पर लेके जा रहा हूँ, 2ka epsilon into x। यहाँ भी इतना ऑब्वियस और आसान क्वेश्चन नहीं होगा ये, क्योंकि x का टर्म यहाँ पर भी है और x का टर्म यहाँ पर भी है, तो x को एलिमिनेट करना इतना आसान काम भी नहीं होगा। हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं है कि आप इसको करोगे और डायरेक्टली x का आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट क्या क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ये? यहाँ d माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक तो यही बन जाएगा, और एक x आपका इधर भी है। प्रॉब्लम समझना है, इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी कहां पर है? बिगिनिंग में डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन एंड में इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन जब निकालने की बात आएगी तो फंस जाए, तो क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ। ऐसे में अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्ट्रेट सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो सजेशन ये होता है कि आप ऑप्शंस पुट करके देख लें, और अगर इंटीजर है फिर तो कोई चॉइस नहीं बची, न्यूमेरिकल या इंटीजर है, चॉइसेस बची ही नहीं मेरे पास, फिर तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है बच्चा, बताओ सही है, आगे बढ़े? यस सर। यस राइट। और इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट करना हो ना अगर थोड़ा सा, तो ये पूरा अरेंजमेंट वर्टिकल कर दूं तो एक और फोर्स ऐड हो जाएगी इसमें, अगर ये पूरा कुछ वर्टिकल प्लेन में आ जाए तो प्लेट की फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स के अलावा एक और फोर्स जुड़ जाएगी, ग्रेविटी की। मतलब हाँ,
इसका मतलब इस प्रॉब्लम को आप मैकेनिक्स के साथ ऐड कर सकते हो, मतलब इस टाइप के मैकेनिक्स में भी हम कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट आ गया। तो वर्क निकालना, इक्विलिब्रियम निकालना, ऑसिलेशन करवाना, ये सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, यस यस सर। चलिए ये हो गया फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का कंसेप्ट। और ये जो हमने अभी आपको बताया, ये दो प्लेट्स के अलावा भी एक्सटेंड कर सकते हैं थ्योरी को। थ्योरी को आप बियॉन्ड 2 प्लेट्स भी ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 प्लेट्स के बीच, 2 प्लेट तो आपको याद रखना ही है क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस आया करते हैं, बट इस कंसेप्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब हम सिस्टम ऑफ 3 प्लेट्स, 4 प्लेट्स, 5 प्लेट्स तक भी जा सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर ये भी नहीं गारंटी ले सकते कि नहीं आएंगे। तो कई सारी प्लेट्स है, मान लिया यहाँ पर +4Q का चार्ज है, लेट से यहाँ पर -2Q का चार्ज है और यहाँ पर +Q का चार्ज है, पर रैंडमली चूज किया मैंने। और ये डिस्टेंस हमारा जो है वो D है और ये डिस्टेंस हमारा 2 टाइम्स ऑफ D है, एक तरफ D और एक तरफ 2D। और हमने क्या काम किया, मिडिल प्लेट पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, मिडिल प्लेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके राइट वाले प्लेट की तरफ ले गए इसको। इसमें लेफ्ट वाली प्लेट फिक्स है, राइट वाली प्लेट फिक्स्ड है, ये वाली मूव करेगी। तो मिडिल प्लेट मूव्ड टू द राइट साइड, टू राइट बाय डिस्टेंस ऑफ लेट्स से D/2 या D मान लेते हैं, D डिस्टेंस राइट साइड ले गए। तो वर्क एक्सटर्नल क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन में, कितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट किया होगा। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था फोर्स का यार, दो प्लेट्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q²/2A∈0। Q²। तो फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स, उसमें Q² की जगह आप Q1 Q2 ले लो, जनरलाइज हो गया। दो प्लेट के बीच फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2/2A∈0। भाई वो हमारा स्पेशल केस था, एक पर +Q था, एक पर -Q था, तो Q² बन गया वो। तो 4Q और -2Q, क्योंकि प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन तो होगा और रिलेशन ये चलेगा, क्योंकि जब डायरेक्शन दिखाएंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो चार्जेस का पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करेंगे। तो Q1 Q2 यानी कि 4Q × 2Q, माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी आप इसके अंदर डायरेक्शन दिखा चुके हो, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A∈0। ये इन दोनों का फोर्स हो गया। अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 तो ये F12 हो गया, 1 और 2 के बीच का फोर्स। ये माइनस प्लस भी आपस में अट्रैक्ट होंगे, ये F23 हो गया इधर, इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2A∈0। अब आप देख लो ओवरऑल फोर्स किधर लग रही होगी, नेट फोर्स किधर आएगी इसके ऊपर। है ना, नेट फोर्स क्लियरली लेफ्ट आ रही है, इधर ज्यादा फोर्स है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड लगाना पड़ेगा आपको। एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड होगा क्योंकि इनमें से नेट फोर्स लेफ्ट है। और ये अगर ये आइसोलेटेड प्लेट्स है, आइसोलेटेड, तो चार्जेस कंजर्व होंगे, फोर्सेस कांस्टेंट मिलेंगे आपको, तो वर्क डन डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस,
और इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, इतना वर्क किया गया होगा। ठीक है जी, बोले। यस सर। पॉइंट्स बाकी लोग कंफर्म करो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जितने भी हैं, ठीक है जी। अब अगली बार डिस्कशन में ये बचा हुआ है, इसमें एक पॉइंट डिस्कशन के लिए बचा हुआ है, वो ये है कि ये जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा ये अल्टीमेटली जाएगा कहां पर, बिकॉज वर्क एनर्जी का ही एक फॉर्म है, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के खुद के कई सारे फॉर्म है, काइनेटिक फॉर्म, पोटेंशियल का फॉर्म, हीट का फॉर्म, लाइट का फॉर्म, साउंड का फॉर्म। तो ये जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ एनर्जी इस सिस्टम को सप्लाई करी, तो वो किस फॉर्म में जाएगा भाई, उसका वर्क डन किस फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये मान के चल चुके हैं कि प्लेट को हम बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब उनके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो अब आप सोचो इसके दो। हाँ जी, अच्छा रिपीट करो, सुन नहीं पाए। वर्क बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट, in which form of energy this work will be converted। काइनेटिक नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हो कि धीमे धीमे चल रहा है, तो काइनेटिक के अलावा बाकी फॉर्म, नेचुरल सी बात है, यहाँ कोई लाइट और साउंड का तो सिस्टम है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में वर्क दो ही तरीके से जाता है, या तो भाई काइनेटिक में जाए या हीट में लॉस हो जाए, थर्मल एनर्जी बन जाए, या पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। ये सब थोड़ा सा सोचना है यार आपको, है ना। इसके ऊपर अगली क्लास में डिस्कशंस पूरे होंगे। सर ये एक बार ये नेट फोर्स वाला बता दीजिए। नेट फोर्स में मतलब ये तो माइनस किया दोनों को, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस कर दिया, इधर वाली फोर्स में से ये वाली फोर्स माइनस कर दी। पहले ये दोनों प्लेट के बीच की फोर्स लगाएंगे इस फॉर्मूले से, इन दोनों प्लेट के बीच, राइट वाले दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स निकाला इसी फॉर्मूले का यूज करके। लेफ्ट प्लेट पर इधर ज्यादा फोर्स है, 4 × 2 8 आ रहा है, इधर सिर्फ 2 आ रहा है, तो डिफरेंस करके हमने नेट फोर्स निकाला इसका। ओके सर, थैंक यू। F12 और F23 का डिफरेंस, F12 मतलब 1 और 2 के बीच का फोर्स, और F देखिए फोर्स लगातार दो चार्जेस के बीच में ही है, लेकिन कूलम्स वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉइंट फॉर्म में नहीं है, प्लेट के फॉर्म में है। तो चार्ज प्लेट के फॉर्म में होने की वजह से हम फोर्स का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, Q1 Q2/2A एप्सिलॉन 0। मतलब इसमें डिस्टेंस का टर्म नहीं आता कोई। ठीक है जी।